गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपका 5 नंबर चैप्टर जो है उसकी शुरुआत की थी। 5 नंबर चैप्टर जो था आपके, उसकी शुरुआत जो है वो की थी यूनिट नंबर 2 की, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जो वेरिएशंस हैं उनकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मेंडल का परिचय, जिसे जेनेटिक्स जो आनुवांशिकी है उसका पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल के जीवन परिचय की बात की हमने। मेंडल ने उद्यान मटर का चयन किया था और उद्यान मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए चुना था और 1856 से लेकर 1863 तक, मतलब 1856 से 1863 तक लगातार 7 वर्ष अपने प्रयोग जो है उन्होंने किए थे। 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। ये सब बातें हमने कल वाले वीडियो के अंदर की थी। आज हम मेंडल द्वारा दी गई शब्दावलियों की बात करेंगे, उसके बाद में 1 जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति की बात जो है वो करेंगे। तो आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं उन शब्दावलियों की जिनके हम एक एक करके बात करेंगे, जिनके मैं नाम लिख देता हूँ, बाद में हम उनको एक एक को समझेंगे। जैसे बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, 20-25 शब्दावलियाँ हैं, आप 10वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। हम लोग यहाँ पे जो मुख्य शब्दावलियाँ हैं जो हमारे ज़्यादा काम आने वाली हैं, उन्हीं शब्दावलियों की बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कारक, या इसे फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे कारक की। कारक क्या होता है? देखिए, कारक एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस के माध्यम से जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान किसके माध्यम से गया? उस बस के माध्यम से गया, वो उसके लिए क्या हो गया? कारक हो गया। तो मेंडल ने कारक शब्द का यूज इसलिए किया था, जो आनुवांशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उन लक्षणों को जो ले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? फैक्टरी या फिर कारक बोला जाता है। इन कारकों को परिभाषा अगर सीधी सी बात करें तो एक वस्तु का, वह वस्तु जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। मेंडल ने तो इन्हें कारक शब्द कहा, फैक्टर बोल सकते हो, लेकिन जो जॉनसन नामक वैज्ञानिक था उसने इन कारकों को जीन नाम दिया। इन कारकों को क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। जॉनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने इन कारकों को जीन कहा। देखिए, जीन आप लोग पढ़ चुके हो, 11वीं क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था। गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उन गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती हैं। हमने 10वीं क्लास के अंदर भी इनकी बात की थी, 11वीं क्लास में भी बात की थी, अभी 12वीं क्लास में भी बात करेंगे। इन जीन के परिवर्तन के कारण कुछ डिजीज़ भी हो जाते हैं, सिंड्रोम या असामान्यताएं शरीर के अंदर आ जाती हैं, उनकी भी हम बात इस चैप्टर के अंत के अंदर करेंगे। तो ये पहला शब्द था कारक। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द की। दूसरे शब्द की अगर बात करें तो 2 शब्द मैं लिख रहा हूं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। एक तो होता है समयुग्मजी, समयुग्मजी, और एक होता है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। अब इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझना कि ये होते क्या हैं। समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है। देखिए, जीन शब्द लिया हमने। जीन जो होते हैं, प्रत्येक जीन के अंदर 2 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं, जो एक विपर्यासी जोड़े का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? विपर्यासी जोड़ा जो होता है उसका संकेत जो है ये होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं लंबा, तो इसकी अगर जीन संरचना की बात करें तो अगर शुद्ध लंबा है तो ये हो जाएगा, और अगर अशुद्ध लंबा है तो ये हो जाएगा। तो इसमें कितने विकल्प हैं? 2 विकल्प हैं। तो यहाँ पे यही समझना है हमें। इसे एलील भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एलील भी कहा जाता है, या युग्म विकल्पी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? युग्म विकल्पी भी बोल सकते हो। अर्थात जो विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े होते हैं, विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को ही क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। तो ये भी आपका साथ में कंप्लीट हो गया। एलील को भी आप लोग जो है वो ध्यान में रख सकते हो। क्या? विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को, तो विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को ही एलील कहा जाता है। तो यहाँ पे समयुग्मजी, यदि किसी जीन के दोनों विकल्प अगर क्या है? समान है, दोनों विकल्प क्या है? समान है, तो वो क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें,
जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया, ये लिख दिया, तो ये दोनों विकल्प समान है, तो ये समयुग्मजी। ये दोनों विकल्प समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? आपके समयुग्मजी के उदाहरण हो गए। अर्थात जीन के अगर दोनों विकल्प समान होते हैं तो समयुग्मजी, और दूसरा जो है विषम युग्मजी की बात करें तो अगर जीन के दोनों विकल्प समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तब उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी बोला जाएगा। जैसे एक ये है, एक ये है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो ये किसके उदाहरण? इनमें दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है अर्थात अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी जो है वो कहलाएंगे। इसके बाद में 4 नंबर आपको एलील मैंने बता दिया, युग्म विकल्पी जिसे बोला जाता है। विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को युग्म विकल्पी या फिर एलील बोला जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, ठीक है। विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को क्या बोला जाता है? एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे 5 नंबर की F1। देखो बात करते हैं सबसे पहले जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी या पेरेंट्स जनरेशन, PPD भी इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? PPD। मैं साथ में लिख रहा हूँ 5-6 शब्द, एक लिख रहा हूँ F1 PD, एक लिख रहा हूँ F2 PD, ठीक है। 3 पीढ़ियाँ मैंने लिखी हैं आपके सामने, तीनों को हम ध्यान से समझेंगे कि ये पीढ़ियाँ क्या होती हैं, जनरेशन जो है वो क्या होती है। देखिए जनक पीढ़ी, पेरेंट्स पीढ़ी, जनक पीढ़ी का मतलब होता है जनक, माता पिता क्या होंगे? जनक। जब मान लीजिए कोई ए और बी, ए मेल है और फीमेल है, इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, इनके बीच में क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? जनक पीढ़ी। जिनके बीच में क्रॉस या संकरण की क्रिया होती है, जिनके बीच, हमारे लिए हमारे माता पिता हमारी क्या है? जनक पीढ़ी है। हमारे लिए हमारे माता पिता क्या है? जनक पीढ़ी है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है, तो वो हमारी जनक पीढ़ी है। वैसे ही ए और बी का क्रॉस करवाते हैं, तो जिनके बीच में क्रॉस होता है, जो मध्य में संकरण करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, वो क्या होती है? PPD होती है। अब इसी से समझिए, ए और बी के बीच में क्रॉस हुआ और AB प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? AB प्राप्त हुआ। तो PPD से प्राप्त होने वाली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? F1 पीढ़ी कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे, या फिर ये बोल सकते हो कि जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी बोलते हैं, या फिर जब 2 जनकों के बीच में संकरण या 2 पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो उनसे प्राप्त संततियों को कौन सी पीढ़ी कहा जाता है? F1 पीढ़ी। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि A और B से क्या प्राप्त हुआ? AB प्राप्त हुआ, तो इनको हमने क्या बोल दिया? F1 पीढ़ी जो है वो बोल दिया। बिल्कुल ईजी बात है। F2 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाया जाता है, स्वपरागण हमने दूसरे चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा था, सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे हम पादपों की बात करें, उद्यान मटर में मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, अर्थात उसी के जनक, उसी के साथ अगर संकरण करवाया जाता है, सेम डिटो के साथ संकरण करवाया, यहाँ पे AB है, AB क्रॉस AB, इनके बीच क्रॉस करवाया जाता है और जो भी संततियाँ प्राप्त होती हैं उन प्राप्त संततियों को कौन सी पीढ़ी कहा जाता है? F2 पीढ़ी कहा जाता है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरा जो है उदाहरण सहित मेंडल के नियमों को समझाऊंगा। ये केवल आपको उदाहरण के लिए बताया है मैंने, ये तीनों जनरेशन समझाने के लिए कि पेरेंट्स F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी होती क्या है। तो जनक पीढ़ी, जिन जनकों के बीच क्रॉस वाली पीढ़ी, जिनसे प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के स्वपरागण से प्राप्त पीढ़ी को क्या बोला जाता है? F2 पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है। F1 पीढ़ी को प्रथम स्थानीय पीढ़ी भी कहा जाता है, फिलियल फर्स्ट भी बोल सकते हो, प्रोजेनी भी बोल सकते हो। इसी प्रकार F2 पीढ़ी को फिलियल सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, द्वितीय स्थानीय पीढ़ी भी बोला जा सकता है, क्योंकि प्रथम स्थानीय पीढ़ी तो F1 हो गई और द्वितीय स्थानीय पीढ़ी कौन सी हो गई? F2 पीढ़ी हो गई। तो ये आपके शब्द हो गए क्लियर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, 8 नंबर शब्दावली की। देखो 8 नंबर शब्दावली की बात करते हैं, तो वह भी महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण। 8 नंबर बात करते हैं, तो एक तो होता है लक्षण प्रारूप,
एक तो होता है लक्षण प्रारूप और एक प्यारे बच्चों होता है जीन प्रारूप। देखिए दोनों शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं। लक्षण प्रारूप की अगर बात करें तो उसे फिनोटाइप बोला जाता है, इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। तो आप लोगों को ये शब्द भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जीन प्रारूप को बोला जाता है जीनोटाइप। क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। देखिए प्यारे बच्चों, लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दोनों को समझाइए, परिभाषा लिखिए, उदाहरण बताइए। तो इस प्रकार से इनको हमें उसी तरीके से इनको याद करना होता है। अगर बात करें लक्षण प्रारूप की तो किसे बोलेंगे, देखिए ऐसे लक्षण जिन्हें हम आसानी से बाहर से देख सकते हैं, ऐसे लक्षण जिन्हें हम आसानी से क्या देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। अर्थात किसी पौधे के बाहरी लक्षणों को देखकर उसका अगर अनुपात लिखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, लक्षण प्रारूप बोला जाता है। देखिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 पौधे हैं, कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं, मटर के 5 पौधे हैं, जिनमें से 3 तो लंबे हैं, 3 क्या हैं, लंबे हैं, और 2 क्या हैं, बौने हैं, जो हमें आसानी से बाहर से देखने पे नज़र आ सकते हैं, जो हमें आसानी से क्या आ सकते हैं, बाहर से देखने पर नज़र आ सकते हैं। तो अब लक्षण प्रारूप क्या होगा, इसका लक्षण प्रारूप होगा 3:2, क्योंकि 3 पौधे लंबे हैं और 2 पौधे हमेशा क्या है, बौने हैं। तो बाहरी लक्षणों को देखकर जो अनुपात लिखा जाता है उसे लक्षण अनुपात कहा जाता है। जैसे, और पहले लंबा क्यों लिखा, क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी होता है। याद रखना, मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आपको टेबल बनवाई थी, तो प्रभावी लक्षणों को हमेशा पहले लिखेंगे और अप्रभावी लक्षणों को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में पहले जो प्रभावी हैं उसके बाद में अगर बात करें दोनों का मिक्स रूप है वो लिखा जाता है, और बाद में अप्रभावी जो है वो लिखा जाता है। तो बाहरी लक्षण देख के, जैसे लंबा और बोना, इसका उदाहरण हो गया। सेकंड बात करते हैं जीन प्रारूप की। इसमें पौधे के जीनी प्रारूप, जीनी संरचना को देखा जाता है, और जीनी संरचना को हम बाहर से तो देख नहीं सकते, जिसको बाहर से देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए उस पादप की जीनी संरचना होना बहुत ज़रूरी है। और जीनी संरचना कौन सी होती है, जैसे ये क्या है, पौधे की जीनी संरचनाएं, ये पौधे की क्या है, जीनी संरचनाएं होती हैं। इनको देखकर जो अनुपात लिखा जाता है उसे जीन प्रारूप बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं प्रभावी और अप्रभावी। 2 शब्द और लिख रहा हूँ, 10 और 11 नंबर, बस इतनी ही है, ज़्यादा आप लोगों को आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा। प्रभावी और अप्रभावी, देखिए प्रभावी क्या होगा और अप्रभावी क्या होगा। प्रभावी की अगर बात करते हैं तो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी के अंदर, कौन सी पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। कौन सी पीढ़ी के अंदर, अगर F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं तो उन्हें प्रभावी लक्षण बोला जाता है। और जो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं या अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अप्रभावी लक्षण बोला जाता है। जो प्रभाव प्रकट जो है वो नहीं कर पाते उन्हें क्या बोला जाता है, का मतलब नहीं, प्रभाव का मतलब प्रभाव। तो अपना प्रभाव जो है F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये लगभग 10-11 मैंने आपको शब्दावलियाँ बताई जो मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर काम में ली थी। इसके बाद में बात करते हैं एक जीन की वंशागति की। किसकी बात करते हैं, एक जीन की वंशागति की बात करते हैं, जिसमें एक संकर संकरण की बात जो है वो करते हैं। एक संकर संकरण की बात है करते हैं। देखिए, एक संकर संकरण बिल्कुल इजी सा है, एकदम आपको समझना है। इसको बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको बोला जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इसको बोला जाता है। देखिए, एक संकर संकरण, एक जीन की वंशागति इसके अंदर होती है। अर्थात परिभाषा की अगर बात करते हैं तो एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाले क्रॉस या संकरण को क्या बोला जाता है, एक संकर संकरण कहा जाता है। क्या कहा मैंने, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाला संकरण क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। ओके, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
अब मेंडल ने इसके लिए क्या चुना, मेंडल ने इसके लिए उद्यान मटर का जो पादप था उसका एक लक्षण चुना। इस प्रयोग के लिए उसने क्या चुना, एक लक्षण चुना, वो चुना था पादप का आकार। क्या चुना, पादप का आकार। क्या चुना, पादप का आकार। परिभाषा हो गई, लक्षण कौन सा चुना, पादप का आकार। पादप का आकार जो होता है वो आपको पता ही है, प्रभावी तो होता है लंबा, और अप्रभावी कौन सा होता है, अप्रभावी कौन सा होता है, बोना। अप्रभावी कौन सा होता है, बोना। तो मेंडल ने ये लक्षण चुना। लंबे को मैंने आपको बताया था बड़ी टी क्योंकि प्रभावी है। अगर अशुद्ध लंबा होता तो एक छोटी टी और लगा देते और इसको इसका छोटा रूप लिखा जाएगा। अब देखिए मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में क्रॉस करवाया। किसके बीच में, देखो मैं एक एक शब्द लिखता जाऊंगा। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के साथ क्रॉस करवाया। शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बोने के साथ क्रॉस करवाया। कहने का मतलब शुद्ध लंबा कौन सा, जीनी संरचना कौन सी है, ये है। शुद्ध बोना ये है। इनके बीच क्रॉस करवाया और इन्होंने देखा कि F1PD के अंदर सभी पौधे जो हैं वो अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, या सीधा कह सकते हैं लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गई जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होगी, जनक पीढ़ी, क्योंकि मैंने कहा था जिनके बीच में क्रॉस होगा वो जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी से अगर बात करते हैं तो इनसे जो प्राप्त हुई पीढ़ी, जैसे मान लीजिए इन दोनों को अलग कर लीजिए, ये युग्मक अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है। दोनों विकल्प जीन के जो हैं वो अलग अलग हो गए, युग्मक अलग अलग हो गए। अब देखिए इनको मिलाइए, ये इसको पहले इन दोनों के साथ मिलाना होता है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मिलाते हैं तो टी टी हो गया। अब इसको इसके साथ मिलाते हैं तो टी टी हो गया। अब इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये टी टी हो गया। अब इसको इसके साथ मिलाते हैं तो ये टी टी हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हम बाद में जो प्रभाविता का नियम है, मेंडल द्वारा दिए गए नियम में प्रथम नियम जो है प्रभाविता का नियम है, वो भी समझेंगे, वो आगे वाले वीडियो के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसको बोला जाता है अशुद्ध लंबा। क्या बोला जाता है, अशुद्ध लंबा। सभी एक जैसे हैं तो 100% हो गए, ठीक है, सभी एक जैसे हैं। अब इसको अशुद्ध लंबा ही क्यों कहा गया, जबकि ध्यान दीजिए जो लंबा है उसका टी भी इसमें है और बोने का छोटा टी भी इसमें है। लेकिन ध्यान रखना प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं F1PD में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा बताई थी। तो यहाँ पे ये केवल टी जो प्रभावी लक्षण होता है वही F1PD के अंदर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाता है, जबकि अप्रभावी लक्षण जो होता है वो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाता, उसमें असमर्थ होता है। इसलिए ये बोना न होकर क्या होगा, अशुद्ध लंबे होंगे। तो F1PD के अंदर, एक संकर संकरण के अंदर F1PD में सभी पौधे जो हैं वो कैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अब F1PD के स्वपरागण से प्राप्त पीढ़ी को F2PD कहा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं F2PD की, यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए F1PD के स्वपरागण से, तो F1PD में ये प्राप्त हुआ, इसी के साथ इसी का स्वपरागण करवाएंगे। इन दोनों को अलग अलग किया, ये छोटी टी, ये बड़ी और ये छोटी टी। अब बात करते हैं इसको इसके साथ, पहले इसके साथ तो दोनों बड़ी टी, अब इसको इसके साथ एक बड़ी टी एक छोटी टी। अब इसको इसके साथ, तो पहले छोटी टी ना लिखिए, पहले बड़ी लिखिए, बड़ी टी और छोटी टी, और इसको इसके साथ दोनों छोटी टी। अब देखिए ये प्राप्त हुई, ये प्राप्त होने वाली पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है, F2PD है। कौन सी पीढ़ी है, F2PD। नाम की बात कर लेते हैं, ये क्या नाम होगा इसका, शुद्ध लंबा। क्या नाम होगा, शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा, इसकी बात कर लेते हैं दोनों की, तो अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा। लेकिन ये लास्ट वाला क्या होगा, बोना, शुद्ध बोना या सीधा बोना लिख सकते हो। इस प्रकार F2PD के अंदर जब एक संकर संकरण में बात करते हैं तो हमें 4 पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और बोना। अब इनके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की बात करते हैं कि वो कैसे होंगे। तो देखिए एक संकर संकरण में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की बात कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए, हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, एक तो ये, 2 ऐसे और एक ऐसा, ठीक है।
ये प्राप्त हुए। अब हमें सबसे पहले लक्षण प्रारूप लिखना है। क्या लिखना है? लक्षण प्रारूप। तो देखिए लक्षण प्रारूप की परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि भारी संरचना देखकर जो हम अनुपात लिखते हैं, तो लंबा और बौना देखना है। लंबे टोटल पौधे कितने हैं, शुद्ध है, शुद्ध का कोई मतलब नहीं, हमें बाहर से पता नहीं चलेगा कि ये शुद्ध लंबाई है, शुद्ध लंबा है, हमें सिर्फ भारी संरचना देखनी है। तो लंबे कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3। तो पहले लिख लो लंबे अनुपात बौना। तो लंबे कितने हैं, 3, और बचा क्या, बौना 1। हमेशा अनुपात का योग बराबर आता है, जितने पौधे होंगे उतना ही आएगा। 3:1 मतलब 4 ही पौधे हमें प्राप्त हुए थे। तो ये तो हो गया लक्षण प्रारूप। भारी संरचना को देखकर जो हम लोग अनुपात लिख देते हैं उसी को बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं जीन प्रारूप की, कि जीन प्रारूप क्या होगा। तो देखिए जितने पौधे प्राप्त हुए हैं उनकी जीनी संरचना लिखो। तो हमें 1 2 3 4 प्राप्त हुए हैं, लेकिन 2 सेम है, तो कितने पौधे प्राप्त हुए हैं, 3 पौधे प्राप्त हुए हैं। इसकी बात करते हैं पहले पौधे की। तो एक तो पौधा हमें ये प्राप्त हुआ, अनुपात 1 पौधा हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है, अनुपात 1 पौधा हमें ये प्राप्त हुआ। जीनी संरचना लिख रहे हैं, तो जीन प्रारूप में अगर बात करें तो ये ऐसे कितने पौधे प्राप्त हुए थे, हमें केवल 1 प्राप्त हुआ था, ये लिख दिया 1। ऐसे कितने पौधे प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए, तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। ऐसे कितने पौधे प्राप्त हुए, तो हमें प्राप्त हुआ 1। तो ये इसका क्या आ गया, जीन प्रारूप। एक संकर संकरण का क्या आ गया, जीन प्रारूप, 1:2:1। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर पहले ये ही क्यों लिखा गया। तो हमेशा याद रखना, पहले प्रभावी लक्षण, उसके बाद में दोनों का मिक्स रूप अगर हो तो, और उसके बाद में अप्रभावी रूप जो है वो लिखा जाता है। इसलिए जो अनुपात है वो 1:2:1 आ गया। और लास्ट पर्सन यहाँ पे ये बनता है कि एक संकर संकरण का जो लक्षण प्रारूप कितना है, 3:1, और जीन प्रारूप जो है वो कितना है, 1:2:1 होगा, 1:2:1 होगा। तो ये था एक जीन की वंशागति या एक संकर संकरण, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो संततियाँ होती हैं उन्हें मोनोहाइब्रिड संकर कहा जाता है, और इस प्रकार के संकरण को एक संकर संकरण कहा जाता है। इसका जीन प्रारूप आपके सामने है, 1:2:1, और लक्षण प्रारूप जो है वो 3:1। वो किस प्रकार से आया उसकी पूरी डिटेल जो है मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो एक शब्द आता है पेनेट वर्ग। कौन सा शब्द आता है, पेनेट वर्ग शब्द आता है, उसको भी देखिए एक बार। पेनेट वर्ग को भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पेनेट वर्ग क्या होता है। पेनेट वर्ग की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक था रेजिनाल्ड सी पेनेट नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने एक बॉक्स के रूप में एक ऐसी संरचना बनाई थी कि जिसके अंदर F1 और F2 पीढ़ियों के जो है जो क्रॉस है उसको हम दर्शा सकते हैं। उस बॉक्स के अंदर किसको दर्शा सकते हैं, F1 व F2 पीढ़ियों के संकरण को दर्शा सकते हैं। और उसी वर्ग को इन्होंने क्या बोला था, पेनेट वर्ग बोला था, और रेजिनाल्ड सी पेनेट ने इसको दिया था। जैसे मान लीजिए इनकी बात करते हैं तो ये एक इस प्रकार से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसके अगर बात करें तो ये तो मान लीजिए नर के हैं और ये मान लीजिए मादा के हैं। क्रॉस कराते हैं इसका इसके साथ तो ये आ गया, अब इसका इसके साथ तो ये आ गया, अब इसका इसके साथ तो ये आ गया, अब इसका इसके साथ तो ये आ गया। ध्यान से देखिए इस बॉक्स को, इसके अंदर आपको वही मिलेंगे जो हमने इस प्रकार से करवाया था। एक संकर संकरण के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाद में द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण जब किया जाता है तो उसके लिए पेनेट वर्ग बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जबकि एक संकर संकरण के अंदर ये इजी रहता है, हम आसानी से कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बन गए, ठीक है। अब यही प्राप्त हुआ, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पेनेट वर्ग के द्वारा भी जो रेजिनाल्ड सी पेनेट नाम का वैज्ञानिक था उसने इस प्रकार से F1 F2 पीढ़ियों के लिए जो बॉक्स बनाया था उसे ही पेनेट वर्ग कहा गया, ठीक है। तो ये आपका जो है एक संकर संकरण जो है वो कंप्लीट हो गया।